चलिए आज के लेक्चर में कुछ स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पिछले लेक्चर का जो वो क्वेश्चन है पहले एप्लीकेशन, पहले उसको क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन ये था कि हमने 4 कॉन्फ़िगरेशन लिखा था और उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने को बोला। कॉन्फ़िगरेशंस आर लाइक दैट। कितना नंबर एप्लीकेशन था? 3 या 4? कुछ याद है? या 5? क्या था यहाँ नंबर? 8 नंबर सर। 8 नंबर। स्टेबिलिटी पहला ए में था 3s2 3p2, बी में हाफ फिल्ड किया गया था। सर 3p3 था ए नंबर में। ए में 3s नहीं 2 था, 2 ही था, और बी में था 3s1 3p3। सी में था 4s2 3d4 और डी में था 4s1 3d5। हमने लिखा ये था कि मान लिया जाए ये कि अंदर के सारे ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाइड है। हमने लिखा था कि assume that all inner orbitals are completely occupied. सारे अंदर के जो ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लगानी थी। आ जाओ ध्यान से। सर ए बी सी में थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गई है। क्या जो बी में है वो ए की जगह थी। 2p में जो ए में लिखा है ना वो बी में थी सर, जो बी में है वो ए पे है। सर ए और बी इंटरचेंज और सी और डी इंटरचेंज। अच्छा दोनों चेंज है। यस सर। ठीक, कोई बात नहीं, चलो। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करने मिला था, आप लोगों ने जवाब भी दिया था। हमने ये भी बोला कि किसी किसी का सही है, अब किनका सही है वो यहाँ पे देखना। लाइव क्लासेस किया कीजिए, रिकॉर्डेड ठीक है, यही लेक्चर रिकॉर्ड होकर के चली जाएगी, आपके ऐप पर चला जाता है और ऐप से आप देख लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके लाइव कीजिए। लाइव का अलग एक इम्पैक्ट है। यहाँ आपके दिमाग में जो क्वेश्चन रेज होगा उसको आप तुरंत क्लियर कर पाएंगे। सर आ जाओ। अब इसमें बेटा देखने से हाफ फील्ड फुल फील्ड भी आप लोग दिमाग लगा पा रहे होंगे, तो ये हाफ फील्ड लग रहा है, ठीक से, ये हाफ फील्ड लग रहा है। और ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बहुत कुछ देखना होता है इसमें। सबसे पहला पॉइंट कैसे सॉल्यूशन में, ध्यान से। तो स्टेबिलिटी हमने पढ़ा है, क्या क्या चीजें देखिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्बिटल एनर्जी पढ़ा है ना जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसके बाद हाफ फील्ड और फिर पार्शियली फील्ड, हमने ये भी पढ़ा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सचेंज फिजिबिलिटी, हमने ये भी पढ़ा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पिन पेयर रिपल्सन, हमने ये भी पढ़ा है, सही है ना? यस सर। यस सर। हमने पढ़ा। ये सारी चीजें लगाते हैं। अब पॉइंट है, हाँ, और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा कि एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट। हाँ डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि बेटा ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट लो होती है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा एक्साइटेड स्टेट से, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाओ। अब बात यह है कि इसमें जो ऑर्डर लगाना है, सबसे पहले ये देखो आपका बी नंबर ग्राउंड स्टेट है कि एक्साइटेड? क्या है?
excited. बी नंबर Ground sir, ground. स्टेट है किस एलिमेंट का? सिलिकॉन एटम। Silicon. और ए नंबर जो है इसी का एक्साइटेड स्टेट है या नहीं, जरा गौर करो तो। Yes sir. इसी का एक्साइटेड स्टेट है सिलिकॉन एटम का। अच्छे से देखना। अब आ जाओ अपन बात करते हैं डी और सी वाले की बात करते हैं, डी और सी की। डी और सी में कौन ग्राउंड है, डी या सी? या C sir. या 4s2 3d C sir. 4s2 सर 3d C हो। सी ग्राउंड एक्साइटेड सी है। 4s2 3d4 को 4s1 3d5 में ले जाना क्या एक्साइटेड स्टेट है? नहीं। No sir. हमने पढ़ा है कि ये जो 20 3d5 है दिस इज ग्राउंड स्टेट 20 chromium. ऑफ क्रोमियम एटम। हमने पढ़ा है ये ग्राउंड। क्रोमियम। और 4s2 3d4 की जहां तक बात करो ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो होता भी नहीं है। कहां होता है किसी एलिमेंट का? तो 4s1 3d5 हमने पढ़ा है कि ये ग्राउंड है। भले ही 3d की एनर्जी ज्यादा है तो आपको लग रहा होगा कि 4s से इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजने में एनर्जी हमें लग रही होगी। जी नहीं, ऐसा करने से हमने पढ़ाया है एक तो पेयरिंग रिपल्सन भी हट रहा है और ऊपर से एक्सचेंज भी बढ़ रहा है, मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है। पेयरिंग रिपल्सन हट रहा है और एक्सचेंज भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इसकी एनर्जी कंटेंट कम है इसके रिस्पेक्ट में, ओवरऑल इसका एनर्जी लोअर है इसके रिस्पेक्ट में। इसीलिए 4s1 3d5 जो है वो ज्यादा स्टेबल है 4s2 3d4 स्टेट से, और 4s1 3d5 को अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ना कि एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं 4s1 3d5। और 4s2 3d4 तो हाइपोथेटिकल स्टेट है, ये तो बेटा होता ही नहीं है, ये स्टेट तो होता ही नहीं है। मतलब कहानी क्या है, ये आपका स्टेबल। ये आपका कौन नंबर है, सी के डी, तो सी, और ये डी, और ये ए, और ये बी। तो कहानी क्या हुई, ए बी में कौन ज्यादा स्टेबल? पहले ए बी में देख लो। बी सर। बी ना? Yes sir. और सी डी में कौन ज्यादा स्टेबल? C. सी सर। अब ये बोलो ए बी और सी डी में कुछ भी है, ये भले ही एक्साइटेड है लेकिन 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन है, और ये भले ही हाइपोथेटिकल है 4s 3d में है, भले ही ग्राउंड है 4s 3d में है, भले ही 4s 3d में है ग्राउंड है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s 3d में है, और वहां पे भले ही वो एक्साइटेड है लेकिन इलेक्ट्रॉन 3s 3p में है। और एनर्जी लेवल को अगर गौर करो तो अगर 3s है 3p ये है तो बेटा 4s यहां है और 3d ये है, काफी बड़ा एनर्जी गैप हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो क्या कंक्लूजन निकला, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बना, तो इन दोनों का क्योंकि ये दोनों का एनर्जी ओवरऑल लोअर है ऑर्बिटल का, और इन दोनों का एनर्जी ओवरऑल हायर है। अब इन दोनों में ग्राउंड का ज्यादा तब एक्साइटेड, इन दोनों में ग्राउंड का ज्यादा तब हाइपोथेटिकल। तो फाइनल आंसर विल बी B सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा बी, बी के बाद BCAD, C, BCAD, ए के बाद डी, सी मतलब डी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ। सर B के बाद C होना चाहिए ना, सर सी का ज्यादा होगा ना। क्यों होना चाहिए सी, बताओ रीजन। ग्राउंड। ग्राउंड ऑर्बिटल एनर्जी अभी सिखा क्या रहे थे बेटा, यही सिखा रहे हो ना आपको कि ऑर्बिटल एनर्जी कुछ भी है, एक्साइटेड भी है तो ऑर्बिटल एनर्जी 3s और 3p यूज हो रहा है, और ये ग्राउंड भी है तो ऑर्बिटल एनर्जी 4s 3d यूज हो रहा है। देखो कितना का एनर्जी डिफरेंस है। तो ज्यादा एनर्जी होने के कारण उस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी लोअर हो जाएगी,
समझ में आया? सेम एलिमेंट का ग्राउंड उसी का एक्साइटेड, तो ग्राउंड ज्यादा स्टेबल होगा एक्साइटेड से, बट एक एलिमेंट का ग्राउंड और दूसरे का एक्साइटेड, उसमें देखना ये पड़ेगा कि किसकी ऑर्बिटल एनर्जी लोअर है। क्लियर हुई चीजें? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। बाकी लोग बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को और क्लियर कर लो। ग्राउंड स्टेट वर्सेस एक्साइटेड स्टेट और क्लियर कर लो। चलो इसको और क्लियर कर देता हूं। मान ले कोई एलिमेंट लिया जाए सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, आपने अबाउट रूल को फॉलो किया है, तो अभी ये आपका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। जीआर लिख लिया शॉर्ट में। अब अगर इलेक्ट्रॉन को आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे ले जाओ, ध्यान से देखो, आप ये काम कराओ ठीक से। पहला काम 3s को 1 में और 3p को 5 ले जाओ, ये भी एक्साइटेड स्टेट होगा। दूसरा काम आप ये कराओ, ठीक से देखोगे, आप ये करवा लो, 3s2 छोड़ दो, 3p को 3 कर दो और 3d को 1 कर लो, ये भी एक्साइटेड स्टेट है। अच्छे से देखो। अब मेरा सवाल यहां पर यह है, कौन सा एक्साइटेड स्टेट ज्यादा ईजफुल है, ज्यादा आसान है? हमने पूछा विच एक्साइटेशन, दोनों एक्साइटेड है। एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? एक्साइटेशन का मतलब हुआ कि आप लो एनर्जी, लो ऑर्बिटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट कर रहे हो हाई एनर्जी या हाई ऑर्बिटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन में, हाई ऑर्बिटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन में। तो इसी प्रोसेस को अपन एक्साइटेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को एक्साइटेशन बोलते हैं। तो एक्साइटेशन क्लियर हो गया कि लो ऑर्बिटल एनर्जी को हाई में कन्वर्ट करना है एक्साइटेशन। अब हमने बोला तो लो को बेटा हाई में किया, 3s के इलेक्ट्रॉन को ले गया 3p में, तो वो भी एक्साइटेशन हुआ, और 3p को जंप करवाया 3d में, वो भी एक्साइटेशन हुआ। हमने पूछा आपसे कौन सा एक्साइटेशन ज्यादा आसान है? अब इसमें दूसरा सवाल आ गया, कौन सा एक्साइटेशन ज्यादा आसान है? एक्साइटेशन तो दोनों है, लेकिन कौन सा एक्साइटेशन ज्यादा आसान है? नीचे वाला सर। Second वाला। जवाब दो। दूसरा वाला सर। दूसरा वाला भी से, और बाकी लोग बोलो। बहुत सारे लोग हैं क्लासरूम में, बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हो। विनायक ने मैसेज भेजा है पहला वाला। सेकंड। संदीप ने भेजा है मैसेज पहला वाला। सिंपी ने भेजा मैसेज पहला वाला। चलो, आनंद ने भेजा पहला वाला। चला जाता, सॉल्व करते हैं। देख अच्छे से देखो, एप्लीकेशन है ये सारे।
अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3s2 3p4। हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये लो। अब आप पहला काम हमने बोला कि आपने किया क्या, 3s के इलेक्ट्रॉन को 3p में भेजा, 3s के इलेक्ट्रॉन को 3p में भेजा। अब इसमें आपका क्या क्या नुकसान हुआ, ध्यान से देखो। जब आप 3s के इलेक्ट्रॉन को 3p में भेज रहे हो तो आप यहां से पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, यहां से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये ऑलरेडी पेयरिंग रिपल्सन झेल रहा है। इसको आप यहां पर एक्साइट कर रहे हो, ये ऑलरेडी पेयरिंग रिपल्सन फिर झेलेगा, इसलिए पेयरिंग रिपल्सन के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेयरिंग रिपल्सन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेयरिंग रिपल्सन यहां भी और पेयरिंग रिपल्सन ये यहां जाएगा तब भी होगा। कुछ समझ में आया क्या बोला हमने? Yes, sir. पेयरिंग रिपल्सन यहां भी है और पेयरिंग रिपल्सन यहां है, दो है इसमें, और इसमें अभी भी, इसमें भी पेयरिंग रिपल्सन दो जगह है। इलेक्ट्रॉन 3s से गया 3p में। अब सेकंड स्टेज वाले में देखो, आप 3p के इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो 3d में, तो 3s2 ही रह गया, 3p3 हो गया, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन गए आराम से, 3d में एक इलेक्ट्रॉन गए। इस बार p के इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो d में। हमने अभी अभी आपको एनर्जी का ऑर्डर पढ़ाया, ये अगर 3s है, ये अगर 3p है, तो अचानक 4s काफी ज्यादा एनर्जी पर होता है। जब भी p के बाद s आता है तो ये बड़े एनर्जी गैप पर जाता है, और फिर 3d लगा हुआ। ये तो हमने आपको पढ़ाया था कि एनर्जी 4s से मामूली ज्यादा है 3d का, याद करो, पढ़ाया जी। 4s से मामूली ज्यादा है, Yes, sir. बहुत क्लोज एनर्जी है दोनों का। तो लेकिन 3p से 3d जाना, इसमें तो एनर्जी काफी ज्यादा लग रहा है ना, काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यहां रिलेटिवली कम लगेगी क्योंकि 3s को हमने 3p में ले गया। तो आपका मोर ईजफुल कौन होगा? मोर ईजफुल एक्साइटेशन ये होगा, ज्यादा आसान एक्साइटेशन ये होगा। रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, इसको कम एनर्जी की जरूरत है। रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, इसको कम एनर्जी की जरूरत है। और बेटा यहां पर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, ओ सॉरी, यहां मोर लिखोगे, सॉरी मोर एनर्जी, और ये लेस इज फुल हुआ, और ये रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, और ये मोर इज फुल हुआ। क्या क्लियर हुई चीजें? देखो, पेयरिंग रिपल्सन इसमें चेंज नहीं किया, आपने 3s के इलेक्ट्रॉन को 3p में भेजा, और इसमें आपने 3p के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजा। एनर्जी का कर्व अपना क्या कहता है? हमने पढ़ाया था आपको कि s के बाद एनर्जी p की होती है, गैप अच्छा खासा होता है, लेकिन p के बाद जब भी s आता है अगले सेल का, तो बेटा वहां एनर्जी अचानक उछाल लेता है बहुत ज्यादा। जब भी p के बाद अगले सेल का s आएगा तो एनर्जी उछाल लेता है काफी ज्यादा। इसीलिए यहां पर p के इलेक्ट्रॉन को आप s में भी नहीं, अगले के d में ले जा रहे हैं, यहां ले जा रहे हैं। सोचो, आप एक काम किए, यहां को यहां ले गए 1, और दूसरा काम किए, यहां को यहां ले गए 2। तो ज्यादा डिफिकल्ट काम आपने ज्यादा एनर्जी लगा दिया 2 में, तो कम एनर्जी लगा s से p में जाने पर, ज्यादा एनर्जी लगी p से d में जाने पर। इसीलिए ज्यादा ईजफुल एक्साइटेशन कौन हुआ? आसान एक्साइटेशन 1 हुआ। क्या समझ में आई चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आजा बेटा, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, पता नहीं शायद समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, उम्मीद है नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बात कर रहा हूँ। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पर होगे, यही सल्फर एटम वहां बॉन्ड बनाने आएगा। जब सल्फर में 2 अनपेयर्ड होंगे तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा SF2। जब सल्फर में 4 अनपेयर्ड होंगे तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा SF4। 6 अनपेयर्ड होंगे तो 6 बॉन्ड बनाएगा SF6। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बॉन्ड बनाता है, आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो बचपन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुक लगाते हो, याद करो 9-10 से बेटा।
यस सर। सही है। तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हो। तो हमने बोला अगर आपको सल्फर का ग्राउंड स्टेट दिया जाए तो बोलो क्या बनेगा, SF2 या SF4? क्या बनेगा, या SF6? सल्फर के ग्राउंड स्टेट में क्या बनेगा, SF2 या SF4 या SF6? अरे 2 अनपेयर्ड है तो 2 अनपेयर्ड में क्या बनेगा, SF2 सर। SF2 बनेगा। 2 अनपेयर्ड में SF2 बनेगा। अब बोला जाता है कि अगर अपने को SF4 में जाना है, अगर अपने को SF4 में जाना है तो SF4 में जाने के लिए ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला सर। नीचे वाला। नीचे वाला। बेटा समझिए बच्चों का कंफ्यूजन। नीचे वाला सर। आप किसी को बाजार में खड़ा करके पूछो कि भैया सल्फर के इन दोनों एक्साइटेशन में से कौन सा एक्साइटेशन इजी है, वो बोलेगा नीचे वाला। क्यों? क्योंकि उसने केमिकल बॉन्डिंग में पर रखा है, इसे वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। उसने पर रखा, अरे यार बहुत कॉन्सेप्चुअल है। उसने पर रखा है कि दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, जहां पर सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए, और ये तो वो पर भी नहीं रखा है कहीं, इसीलिए वो सल्फर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलेगा और बोलेगा यही ज्यादा इजी प्रोसेस है। केमिकल बॉन्डिंग में चूंकि आपको 2 बॉन्ड के बाद 4 बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए इजी प्रोसेस ये है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना के ये देगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इस केस में जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनाने में। बट मैंने अभी बॉन्ड बनाने के पर्पस को नहीं बोला, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को यूं ही जंप करवाओ, कौन सा प्रोसेस ज्यादा इजफुल है, आसान है? तो आप बोलोगे वो वाला प्रोसेस जहां एनर्जी कम लगेगी, वो वाला 1 है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के लिए कौन प्रोसेस को वैलेंसी को बढ़ाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए सुटेबल है? तो नीचे वाला। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई, थोड़ी मोड़ी? यस सर। बहुत यस सर। अच्छे अच्छे टीचर को अगर आप ये चीज पूछ दोगे वो अटक जाएंगे। क्या पूछोगे? यस सर। पूछोगे कि सर आप कभी ट्राई करके देखो, करोगे क्या? सर सल्फर का एक्साइटेड, ये मैंने लिखा सर सल्फर का ग्राउंड है कि एक्साइटेड? बोलेंगे एक्साइटेड। बोलोगे कि सर ये लिख दिया सल्फर का ग्राउंड है कि एक्साइटेड? बोलेंगे एक्साइटेड। तो तुम बोलोगे सर दोनों एक्साइटेशन में, एक्साइटेड स्टेट में कौन सा एक्साइटेड स्टेट जो है सल्फर का मतलब ये आसान हुआ गेन करना? बोलेंगे नीचे वाला। पूछेगा क्यों? बोलेगा इसलिए क्योंकि अब देखो, अब लॉजिक इसमें ढूंढ रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर P से इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है तो नजदीक में होगा, एनर्जी कम लगेगी, उसमें ज्यादा लगेगी। एक्चुअली वैसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जानता है सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है, तो वो जबरदस्ती का प्रूव कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि P से इलेक्ट्रॉन D में जाना आसान है, S से P में जाना मुश्किल है। आप उनको बोलिए सर कभी एनर्जी प्रोफाइल पढ़ के देखिए। जब आप MSc में एनर्जी प्रोफाइल पढ़ेंगे अच्छे से, एनर्जी के डिस्टेंस को, गैप को पढ़ेंगे, तो सर आपको नजर आएगा हमेशा किसी भी S के P से एनर्जी गैप जो होता है, उस P के बाद अगले S का एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है। 2S से 2P का एनर्जी गैप अगर ये है तो 2P से एनर्जी का गैप 3S का ये है। 2S 2P 3S, 3S 3P 4S, ऐसे हिसाब होता है। 4P ध्यान से, सॉरी 5S 5P 6S। जब भी P के बाद अगले सेल का S आता है तो वहां एनर्जी गैप ज्यादा होता है अचानक। इसीलिए सर आप स्पष्ट दिख रहा है P को D में ले जाओगे तो एनर्जी गैप यहाँ काफी ज्यादा लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। इसीलिए सर ये वाला एक्साइटेशन इजी होगा इसके रिस्पेक्ट में। अलग बात है सर आप केमिकल बॉन्डिंग में इसको इस्तेमाल करते हो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आप एक्साइटेशन करवाते हो एक्स्ट्रा बॉन्ड के लिए, 2 के बाद 4 बनाने के लिए, तो आपको 4 बॉन्ड इसमें दिखता है, इसीलिए आप बोलते हो कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। इसमें तो 4 बॉन्ड दिखेगा ही नहीं, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए वो कोई एक्साइटेड स्टेट ही नहीं होगा। क्लियर हुई चीजें? तो सवाल पॉइंट 2 है, एक एक्साइटेड स्टेट अगर नंबर वाइज बात किया जाए एक, और सवाल दूसरा बहुत तरह के एक्साइटेशन में से कौन सा एक्साइटेशन आसान है। 2 तरीके का सवाल है।
डेफिनेटली अगर बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये होगा कि ये बोलेंगे ये होगा, लेकिन बोला जाए एक्साइटेशन इजी कौन होगा तो बोलेंगे ये होगा। क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग कोवैलेंसी को ध्यान में रख करके बात करते हैं, बॉन्ड बनाने को ध्यान में रख करके बातें करते हैं। इसीलिए ये अनडाउटेबली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, लेकिन ईजफुल एक्साइटेशन ये है जो ये बात बोला है हमने उसको अगले पेज में पहले अपन थोड़ा सा लिखेंगे, ब्रीफ करेंगे, स्क्रीनशॉट। So definitely the first one is relatively easeful excitation. But the second one मतलब कौन सा 3s2 3p3 3d1 is called thermodynamically first excited state of sulfur, पहला एक्साइटेड स्टेट ऑफ sulfur। डेफिनेटली आसान वो है, लेकिन पहला एक्साइटेड स्टेट हम लोग इसी को बोलेंगे, नीचे वाले को। पॉइंट क्या है, जब भी हम लोग एक्साइटेड स्टेट पहला दूसरा या नंबर वाइज बात करते हैं तो उस समय में समझी जाती है चीजें कि अपन बॉन्ड बनाने के लिए बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं। चलो तो इस तरह से हमने एक्साइटेशन और इस चीज को समझा। तो एग्जांपल में लिया जाए क्लोरीन 17 3s2 3p5 ये ले लो, ठीक से। अगर मैं इसमें 3s के इलेक्ट्रॉन को 3p में भेज दूं और कर लूं 3s1 3p6, दूसरा काम करूं, ठीक से देखो कि 3p के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेज दूं और कर लूं 3s2 3p ठीक है 3p4 और 3d1, तो दोनों में ईजफुल एक्साइटेशन कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ना? यस सर। ऊपर वाला सर। ऊपर वाला सर, क्योंकि ए से पी जाने में कम समय लगे। लेकिन नीचे वाला क्या कहलाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि कोवैलेंसी बढ़ गई। यहाँ एक अनपेयर्ड था, कोवैलेंसी एक है, एक अनपेयर्ड था, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ कोवैलेंसी बढ़ के कितनी हो गई, 3 ना, 3 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे वो एक फ्लोरीन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेटा 3 फ्लोरीन लगा सकते हो, ClF3। सही है? फिर आ जाओ सर एस के लिए भी लिख दीजिए, नोट बनाने में थोड़ा सा आसान। थोड़ी ना बॉन्ड बनाएगा, पेयर्ड है ना, वहां अनपेयर्ड बॉन्ड बनाएगा। आ जाओ। यस सर, पेयर्ड। आ जाओ, अगर अपने को लिखना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो फिर कहां से कहां इलेक्ट्रॉन को ले जाना होगा, फिर 3p का 3d, सही है ना? समझ में आया जी? अब बोलो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। सही है? अब बोलो अगर बोला जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो जब भी स्टेट नंबर वाइज बात किया जाए तो आप कोवैलेंसी बढ़ाने के फिराक में रहोगे। 3s2 3p3 और 3d3, 3s1 3p3 3d3। अब बोलो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 7। बोलो 7। इसको मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया जाए प्रोसेस ए, इसको मान लिया जाए प्रोसेस बी, इसको मान लिया जाए प्रोसेस सी, इसको मान लिया जाए प्रोसेस डी, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे नहीं, चलो यहां लिख दे रहा हूं। प्रोसेस ई में क्या कर रहा हूं, ठीक से देखोगे, 3s
2 नहीं 3s1 3p4 और 3d3। सॉरी 3s1 नहीं होगा ना। 2 रुक जाओ 3s2 3p3 3d2 और यहां मैंने किया 3s1 3p3 और 3d3। अब बोलो इन पांचों में सबसे ईजफुल ट्रांजिशन कौन होगा? डी और डी सेम हो गया। यस सर, डी और ई सेम है। बी और डी सेम हो गया। बी और डी डी एंड ई। डी और ई सर। डी और ई 3s1 नहीं 4 था, या इसको रहने दो 5 ही और इसको कर दो 1। सही है? बोलो यस सर। फुल ट्रांजिशन कौन होगा? अभी भी सबसे फुल ट्रांजिशन कौन होगा? ए ही नजीर। ए सर। ए सर। क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन को और 3s से 3d में अपन ले गए, ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। 3s को 3d में लेगा, ये तो और डिफिकल्ट होगा। ये तो इससे भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें तो p को d में ले जा रहे थे, उसको s को d में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से बेटा दो बातें हुई, एक इजी ट्रांजिशन अलग बात हुई, और सेकंड मैंने क्या बोला, एक ईजफुल ट्रांजिशन अलग बात हुई, और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग के नजरिए से कौन सा स्टेट ग्राउंड, कौन सा सेकंड स्टेट कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा, कौन सेकंड कौन थर्ड, ये अलग बात हुई। क्या चीजें क्लियर है? यहां तक का एप्लीकेशन था सारा कुछ? यस सर। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट। अरे यार 4 बार पूछते हैं फिर भी तुम लोग कोई एक जवाब देते हो, बाकी चुप रहते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दे रहा हूं, अच्छे से देखो। कंपेयर एनर्जी। ठीक से, पहला n इक्वल्स टू, ठीक से देखोगे 5, n इक्वल्स टू 3 वर्सेज n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 1। इसको a बोलते हैं और इसको सॉरी इसको 1 बोलते हैं, इसको 2। चलो बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा या कम? बोलो। ए सर। फर्स्ट का सर। ज्यादा एनर्जी किसकी? ए सर। ए सर। 1 ए का सर। n प्लस l ए सर। 5f और 2 में n प्लस l 7 है, 6p। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, n इक्वल्स टू, देखते जाओ 7, l इक्वल्स टू 2 1 वर्सेज n इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 4 2। बताओ। बी सर। फर्स्ट का पहला सर। फर्स्ट का। पहला होगा सर। ए सर। कौन ग्रेटर देन? बोलोगे कि सर यहां पर n प्लस l 9 है और 2 में भी, और ये 9d है, सॉरी 7d है, और 2 में भी n प्लस l 9 है और ये 5g। लेकिन बट जब n प्लस l सेम हो तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होगा, इसलिए एनर्जी 7d का ज्यादा होगा 5g से। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। यस सर। n इक्वल्स टू 4, m इक्वल्स टू 3 वर्सेज, ठीक से देखोगे n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 2। बोलो
फर्स्ट सर। फर्स्ट सर। फर्स्ट सर। फर्स्ट सर। फर्स्ट सर। सर तो गिवन बोलो फर्स्ट की सेकंड, बोलो। फर्स्ट सर। ज्यादा लोगों ने, सब लोगों ने वन ही बोला, तो ये आंसर हुआ। चलो आगे, अगला एप्लीकेशन दे रहा हूं, n इक्वल्स टू 5, ध्यान से देखो, m इक्वल्स टू 3 और वर्सेज n इक्वल्स टू 6, m इक्वल्स टू 1। बोलो सेकंड सर। फर्स्ट सर। सेकंड फर्स्ट सर। सर। फर्स्ट सर। फर्स्ट होगा। फर्स्ट सर। प्रिंस 1। बोलो बाकी लोग। फर्स्ट। काजल, सेकंड। काजल फर्स्ट। फर्स्ट, सिंपी फर्स्ट सर। फर्स्ट, विनायक ने लिखा फर्स्ट, अंकित, अभिषेक ने लिखा सेकंड, शिशु कुमार, संदीप फर्स्ट सर। फर्स्ट, मोहम्मद राशिद, आदित्य ने आंसर भेजा सेकंड, मोहम्मद राशिद, सर फर्स्ट सर। मीशा, चलो सॉल्व करो। देख बेटा अच्छे से, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 3, प्रदीप ने भेजा हुआ। सवाल है n5 में l क्या सब होगा? 0 1 2 3 4, सही है। ध्यान से देखो, किसी ने सोचा, अगर इस तरीके से, तरीका मैं बता रहा हूं, किसी ने अगर ये सोचा कि एनर्जी सर ने सिखाया है m का फंक्शन नहीं होता है, इसलिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, इसीलिए एनर्जी 1 का ज्यादा 2 से, ऐसा अगर किसी ने सोचा है तो गलत है। और ऐसा किसी ने क्या, ऐसा ही सभी लोगों ने सोचा है। अब बाकी किसी ने ये सोचा कि m3 है, m पर डिपेंड नहीं किया, इसलिए n ज्यादा तो 6 ज्यादा, गलत है। अगर किसी ने ऐसा सोचा 5 है और m3 तो तब होगा जब l3 होगा, मतलब f सबसेल होगा, तो f सबसेल हुआ ये 5f, और m1 तो तब होगा जब l1 होगा, तो l1 हुआ p 6p, तो लोगों ने सोच लिया 5p वर्सेस 6p, 5f वर्सेस 6p, इसलिए 5f ज्यादा हो गया 6p से। ऐसे भी लोग गलत है। कहने का ये मतलब है आंसर तो फर्स्ट या सेकंड कोई एक होगा जो हो, लेकिन आप में से जितने लोगों ने आंसर किया, चाहे उन्होंने फर्स्ट को ज्यादा बोला या सेकंड को ज्यादा बोला, दोनों गलत है। क्यों? लॉजिक किसी का सही नहीं। अब मैं साबित कर दे रहा हूं दोनों के दोनों कैसे गलत है। आ जाओ, n बेटा जब 5 होगा, देख रहे, तो l 0 1 2 3 4 होगा ना चारों, बोलो यस सर। यस सर। अब बेटा m3 किस में आएगा? m तो -l2 + l होता है, तो m3 किस में आएगा? क्या इसमें m3 आएगा कभी? क्या इसमें m3 आएगा कभी? इसमें m3 आएगा कभी? बेटा इसमें m3 आएगा, इसमें भी m3 आएगा। ये f है और ये g है, इसका मतलब ये, ध्यान से, ये 5f हुआ और ये 5g हुआ। कहने का मतलब सेट 1 का मान 5f भी हुआ, 5g भी हुआ। सेट 2 पर जाए तो सेट 2 में n बराबर 6, तो l बराबर 0 1 2 3 4 5। अब बेटा अपना m1 लेना है। m1 यहां नहीं हो सकता है, बट m1 यहां भी हो सकता है,
M1 यहाँ भी हो सकता है, M1 यहाँ भी हो सकता है, M1 यहाँ भी हो सकता है, M1 यहाँ भी हो सकता है। अगर M1 यहाँ हुआ तो ये 6P, 6D, 6F, 6G देखते जाओ और 6H सारा हो गया। तो बेटा हमारा 2 का मान हो गया 6P, 6D, 6F, 6G, 6H। अब 1 और 2 को जब एनर्जी कंपेयर करना है तो N+L लगाएंगे। सबसे कम एनर्जी होगी किसकी? 7, 6P की। उसके बाद किसकी होगी? 8, 6D और 5F। तो 5F तब होगी 6D, तब होगी 6F, तब होगी 6G और तब होगी 6H। 6P is 1, 2, 5F belongs from 1, 6D belongs from 2, 6F belongs from 2, 6G belongs from 2, 6H belongs from 2। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सर 5G नहीं लिखे सर। 5 कहां से आ गया? 5G 5G सॉरी 6D के बाद यहाँ पर 5G, यहाँ पर 5G, ये 1। तो देखो 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, दो जगह पर 1 है। तो 1 कभी 2 से ज्यादा भी है और 1 कभी 2 से कम भी है। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या हो गया? 1 ग्रेटर देन और लेस देन 2, दोनों। सर कांट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन करवाए हैं। क्या Yes, बिना sir. हुआ तेरा बेटा? सर कांट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं। क्या बोलो फिर से? सर कांट बी डिटरमाइंड। नहीं आवाज आ रही है विनायक। टाइप करके भेजो। तो अगर ऊपर वाले एप्लीकेशन को अब देखो गौर से, तो ऊपर वाला एप्लीकेशन कैसा बनेगा? 1 का मतलब क्या हो जाएगा? M3 4F ऊपर तो होगा नहीं, और 2 का मतलब क्या होगा? N3 M2, तो 2 मतलब जाएगा D या F, 3 में F होता नहीं है, तो 2 का मतलब 3D। इसलिए यहां तो आंसर सिंपल था, 1 ग्रेटर देन 2। क्या पूछा विनायक ने? सर कैन बी राइट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं ऐसा क्यों लिखो? हाँ ठीक है, बोल दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लिख सकते हो कैन बी डिटरमाइंड, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही होगा तब भी, क्योंकि बेसिकली दोनों में से कोई भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आंसर दोनों होगा, 1 ग्रेटर देन 2 और 1 लेस देन 2, दोनों आंसर होगा। ये एप्लीकेशन क्लियर है सब लोगों का अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. यस sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट।